जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज का टॉपिक है जो हमारा हिंदी पेपर का जो टॉपिक नंबर 2 है, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और हिंदी का जो पेपर नंबर 2 होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक है, तो जो 8 प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो वो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और आपकी तैयारी अभी तक कितनी पहुंची है। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा और अपनी तैयारी को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 वाले बच्चे तो इसकी तैयारी कर ही सकते हैं, साथ ही साथ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जान सकते हैं, क्योंकि हूबहू पेपर 2 जो है वो सेम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के पेपर जैसा है। ठीक है, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। और झारखंड पुलिस वालों के लिए तो एकदम खास वीडियो होने ही वाला है, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 45 क्वेश्चन हम लेके आते हैं और 5 क्वेश्चन गद्दीखंड के होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो हम गद्दीखंड से भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, PDF दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में प वर्ण का उच्चारण स्थान है? दंत्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। क्या है प वर्ण का उच्चारण स्थान? तो आप लोग साथियों उच्चारण स्थान जरूर याद कर लीजिएगा। तो प वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओष्ठ। देखिए, प वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। दिए गए उच्चारण स्थान एवं वर्ग निम्न है। देखिए, जो ओष्ठ में ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं वो प फ ब भ म माने प वर्ग। ठीक है, प वर्ग भी कहते हैं इसे। दंत में त थ द ध न जिसे हम त वर्ग भी कहते हैं, और तालब में च छ ज झ ञ जिसे हम च वर्ग भी कहते हैं। कंठ में क ख ग घ अंग जिसे हम क वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थल आप लोग एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, हलंत लगा लीजिएगा, छ झ थ। तो तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताना है, तो बताइए कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है झ। ठीक है, झ आपका राइट आंसर होगा। आइए और भी जानकारी जानते हैं। दिए गए विकल्पों में तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का सही उदाहरण झ वर्ण है। शेष विकल्पों में दिए गए वर्णों का विवरण इस प्रकार है। आइए जानते हैं किस प्रकार है। जैसे ठ, ठ जो है वो मूर्धन्य महाप्राण और अघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, छ जो है वो तालव्य महाप्राण और अघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है छ, और थ दंत्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समूहवाचक नहीं है। एक समूहवाचक नहीं है। गुच्छा, दल, छत्ता, बेल। तो एक समूहवाचक नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है बेल। ठीक है, बेल जो है वो एक समूहवाचक नहीं है। बाकी गुच्छा, गुच्छा में जैसे आम का गुच्छा कह दो, लीची का गुच्छा कह दो, तो इसे गुच्छे में समूह है, कई आम रहते हैं या कई लीची रहते हैं। ठीक है, दल में कई लोग रहेंगे, कई दल रहते हैं, छत्ता में कई सारी मधुमक्खियाँ रहेंगी, तो इस तरीके से। लेकिन बेल, बेल सिर्फ एक है। देखिए, बेल समूहवाचक शब्द नहीं है, बल्कि बेल जातिवाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप समझिए, सभा हो गया, परिवार हुआ, सेना हुआ, टीम हुआ, गुच्छा, दल एवं छत्ता शब्द समूहवाचक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी, जितेन नोर्गे, इनमें से कोई नहीं। लेखिका के ड्राइवर का गाइड का क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था? तो उनका जो नाम था साथियों वो था जितेन नोर्गे। ठीक है, जितेन नोर्गे आपका राइट आंसर होगा। ये जो है क्षितिज धातु का जो गद्य खंड है उसका प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो वो भी हम अभी पद्य खंड के कुछ चैप्टर, लगभग 4-5 चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर गद्य खंड की ज़रूरत होगी, पढ़ने के इच्छुक हों तो आप कमेंट करिएगा, हम पेपर 1 का भी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे। तो जैसा होगा आप लोग बताइएगा, आप लोगों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो जितेन नोर्गे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 12, 10, 11, 9। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं बताइए। तो
तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 11। जो मूल सर्वनाम है वो 11 हैं। देखिए हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या शब्द आते हैं। ये कुल 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात करना है। तुम कल कहाँ थे? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा या फिर अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तुम कल कहाँ थे? तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रथम, मध्यम और उत्तम होता है तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा तुम। देखिए दिए गए वाक्य तुम कल कहाँ थे में मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे आप देखिए मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं तू, तुम, आप, ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, और पुरुष जो होते हैं 3 होते हैं, पुरुष, मध्यम और उत्तम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, अनुराग ने फल खाए। सकर्मक अकर्मक हमने बताया है, इस बार भी मैं परिभाषा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो सकर्मक होगी, जिसमें कर्म की प्रधानता न हो, कर्ता की प्रधानता हो, वहाँ कर्मक क्रिया होगी। तो सिंपल भाषा में समझिए, सकर्मक, अगर हम क्रिया में क्या का प्रश्न लगाते हैं और उत्तर हमें मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं मिला, क्या का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है? पानी। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ? गेहूँ। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? निबंध। अनुराग ने फल खाए, अनुराग ने क्या खाए? फल। तो यहाँ पे कर्ता के साथ कर्म भी है, लेकिन पानी बरस रहा है इस वाक्य में देखिए, पानी बरस रहा है, इसमें कर्ता कुछ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की नहीं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो होगा पानी बरस रहा है। ठीक है, पानी बरस रहा है आपका राइट आंसर होगा। देखिए जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः पानी बरस रहा है में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? हथियाना चिकनाना ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस का जो री एग्जाम क्वेश्चन हुआ था, सीआईएसएफ के जो क्वेश्चन हुए थे एससीएम के, उन सब में ये हुबहू क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं हथियाना और चिकनाना। ठीक है, और नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली जो क्रिया होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना हुआ, बात से बतियाना हुआ, चिकना से चिकनाना हुआ आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? कपड़े, पुस्तकें, माँ की चिट्ठियाँ, इनमें से कोई नहीं। गद्य खंड के क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग के ऊपर निर्भर है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा संभावना रहेगी कि हम क्वेश्चन लेके आएंगे। और वैसे भी हम क्वेश्चन लेके ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा। बस आप लोग के रिस्पांस के ऊपर रहेगा, आप लोग को रिस्पांस बढ़िया देंगे तो हो सकता है वीडियो पहले प्रोवाइड हो जाए। तो बताइए फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है माँ की चिट्ठियाँ दिखाते हैं। ठीक है, माँ की चिट्ठियाँ दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश अच्छा गाता है। रमेश अच्छा गाता है वाक्य में अच्छा क्या है? अच्छा है क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया? तो क्या है? तो क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जो है वो क्रिया विशेषण है। वाक्य रमेश गाता है में अच्छा क्रिया गाता की विशेषता बताता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो।
जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। तो कुल मिला के अव्यय के भेद बताने हैं, जिसमें से जो नहीं हो वो बताना है। देखिए, बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे। निपात अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। बताइए, बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे तो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा संबंध बोधक अव्यय। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे हैं, संबंध बोधक वाक्य का उदाहरण है। संबंध बोधक वे अव्यय जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, फेंकू सरदार दुलारी के लिए क्या भेंट लाया था? श्रृंगारदान, सोने के कंगन, गले का हार, धोतियों का बंडल। तो ये भी गद्य खंड का ही क्वेश्चन है। हम इसलिए लेके आते हैं बीच बीच में क्वेश्चन गद्य खंड के डालते हैं, क्योंकि आप लोगों को आप लोग मोटिवेट हो, ताकि आप लोग कृतिका और क्षितिज वाली बुक भी पढ़ें, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तब भी परीक्षा तक में आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। बहुत ढेर सारा चैप्टर नहीं है, हैं 8, 10, 12 चैप्टर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा धोतियों का बंडल, ठीक है। फेंकू सरदार दुलारी के लिए धोतियों का बंडल भेंट करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? स्कूल से। संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। बताइए कौन सा कारक है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अपादान कारक, ठीक है। अपादान कारक आपका राइट आंसर होगा। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, ठीक है। अलग है, घर उनका स्कूल से अलग है, अलगाव दिखा रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। दिए गए वाक्य मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है के रेखांकित शब्द में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उसे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है, उसका विभक्ति चिन्ह से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यज्ञ। बहिरंग का विलोम क्या होगा? तो जो बहिरंग का विलोम होगा वो होगा अंतरंग, ठीक है। अंतरंग आपका राइट आंसर होगा। तो बहिरंग का जो विलोम होगा वो अंतरंग होगा। अगला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम शब्द है अनुत्यका, आदित्यका, उचत्यका, अपत्यका। तो उपत्यका का विलोम शब्द बताना है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है आदित्यका। आदित्यका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उपत्यका का जो विलोम होगा वो आदित्यका होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फादर की मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो जो फादर की मृत्यु होती है वो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। गद्य खंड के क्वेश्चन है साथियों, घबराइएगा मत। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है? भूमि, जड़, पत्थर, जोड़। कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है जड़, ठीक है। मूल का अनिकार्थी शब्द है जड़। मूल शब्द के जो अनिकार्थी शब्द हैं वो जड़ हुआ, पहला हुआ, आरंभ का भाग, कंद, पूंजी आदि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अली सगीर कौन था? अली सगीर कौन था? खुफिया पुलिस का रिपोर्टर, एक ठेकेदार, दुलारी का चाहने वाला, एक अफसर। कौन था अली सगीर? तो साथियों अली सगीर जो था वो खुफिया पुलिस का रिपोर्टर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तीर्थ, वीर, शरीर, प्रकृति। कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो वीर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है वीर, बाकी तीर्थ, शरीर, प्रकृति है। वीर क्षेत्र का अर्थ नहीं है, शरीर, प्रकृति, तीर्थ ये सभी क्षेत्र के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो संधि कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। 3 संधियाँ होती हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो बताइए धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा धराधन ईश, ठीक है। सॉरी, धराधन ईश। धराधन ईश आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए धरेश का जो सही संधि विच्छेद है धराधन ईश है।
यह गुण संधि का उदाहरण है। हमने आपको बताया था 95% अगर एक ही मात्रा आपको कहीं मिलती है तो वो गुण स्वर संधि के उदाहरण है, और डबल मात्राएं आपको मिलती है तो वृद्धि संधि के उदाहरण है, ठीक है, जो कि स्वर संधि के एक भेद है। 95%, बाकी अपवाद हैं, आप पढ़ेंगे तो वो भी पता हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ हो तथा बाद में पद के शुरू में ई अथवा ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। समझ गए? तो संधि से भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग पढ़िएगा। धरा धनीश बराबर धरेश, गण धनीश बराबर गणेश, तो ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुक और लय कविता में किसका संचार करती हैं? भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुरता का। तुक और लय कविता में किसका संचार करती हैं, बताइए। तो तुक और लय कविता में आनंद का संचार करती हैं, तो आनंद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मुंह मांगा, रसोई घर, कामचोर, कूड़ा कचरा। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है तत्पुरुष समास का उदाहरण? तो जो कूड़ा कचरा है साथियों, वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कूड़ा कचरा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अन्य शब्द एवं समास इस प्रकार हैं, जैसे कि आप देखिए, कूड़ा कचरा जो है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है, कूड़ा कचरा, ठीक है। मुंह मांगा तत्पुरुष समास है, रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष, कामचोर, काम में चोर तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती हैं? ससुराल वालों की, शिक्षिका की, मित्रों की, इनमें से कोई नहीं। किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती हैं? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है ससुराल वालों की, ठीक है। ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करना है। जैसे ही दीपांशु आया वैसे ही रोने लगा। जब दीपांशु आया तब वह रोने लगा, दीपांशु आते ही रोने लगा, दीपांशु आया और आते ही रोने लगा। सरल वाक्य बताना है। तो वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आपको सरल वाक्य बताना है। सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर साथियों, दीपांशु आते ही रोने लगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुलारी और टुन्नू की भेंट किस स्थान पर हुई थी? खोजवा बाजार में, त्योहार में, मंदिर में, जुलूस के समय। साथियों, जो हिंदी का झारखंड पुलिस में जो हिंदी का पेपर 1 होता है वो केवल पास मार्किंग के लिए होता है। तो आप लोग पढ़ेंगे, एक बार पढ़े रहेंगे कहानी को तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो जितना ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे, ठीक है। 30% से ज़्यादा जो लाएगा उसके लिए कुछ नंबर निर्धारित है, 40% जो लाएगा उसके लिए कुछ और नंबर निर्धारित है। तो इस तरीके से नंबर निर्धारित हैं। तो आप लोग पढ़िए। तो दुलारी और टुन्नू की भेंट किस स्थान पर हुई थी साथियों? बताइए कौन सा स्थान? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा खोजवा बाजार में, ठीक है। खोजवा बाजार में हुआ था। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ताजमहल कहाँ है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है ताजमहल कहाँ है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह ही बता रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक शब्द भी यहाँ पे है, कहाँ है, प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो वाक्य ताजमहल कहाँ है प्रश्नवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न करने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपयुक्त, उपरिक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त। कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है उपर्युक्त। उपर्युक्त आपका राइट आंसर होगा। बाकी शेष वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? महान, प्रभावशाली, भोली, चंचल। तो कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली बताया है, ठीक है। कैसा बताया है? भोली बताया है।
अगला प्रश्न है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है वह कैसा है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है? तो किस प्रकार का विशेषण है? तो जो वह है वो आपका सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द वह सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर लाठ की नाक गायब हुई थी? ताजमहल आगरा, इंडिया गेट दिल्ली, लाल किला दिल्ली, हवाई महल जयपुर। तो जॉर्ज पंचम, ये भी गद्य खंड का ही एक प्रश्न है। तो जॉर्ज पंचम की नाक नाम का चैप्टर है। तो जॉर्ज पंचम किस स्थान पर लाठ की नाक गायब हुई थी? तो इंडिया गेट दिल्ली आपका राइट आंसर होगा, यहीं पे गायब हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? वीरांगना स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग बताना है। इनमें से कोई नहीं होगा, वीरता होगा, वीर होगा या वीरांगना होगा? क्या होगा? वीरांगना का पुल्लिंग रूप, जो वीरांगना का पुल्लिंग रूप होगा साथियों वो होगा वीर। ठीक है, वीर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माँ का आंचल कहानी का लेखक कौन है? गांधी जी हैं, अज्ञे जी हैं, शिवपूजन सहाय हैं, प्रेमचंद। कौन है माँ का आंचल? किसने लिखा है? एक कहानी है, किसको लिखा है, किसने लिखा है? तो शिवपूजन सहाय जी की एक कहानी है माँ का आंचल। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दुग्ध, पेय, गोरस, अमीय। तो दूध का पर्याय नहीं है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है अमीय। अमी जो है वो दूध का पर्याय नहीं है, बाकी दूध के पर्यायवाची हैं। तो अमी जो है वो अमृत का पर्याय है। अमी शब्द दूध का पर्याय नहीं है, अमृत का है। अमृत के अन्य पर्यायवाची जो शब्द हैं वो पीयूष, सुधा, जीर्णोदक इत्यादि हैं, जबकि दुग्ध के पेय, गोरस, दूध ये शब्द। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। निशाचर, जगदीश, पंचशर, अलकापुरी। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानना है, बताइए क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा पंचशर होगा। ठीक है, पंचशर आपका राइट आंसर होगा। देखिए, रतिपति का समानार्थी शब्द पंचशर है, जिसका अर्थ है कामदेव। अगला प्रश्न है, मृग नयन में समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? मृग नयन में समास, तो इसमें जो है वो कर्मधारय समास है। ठीक है, मृग नयन में कर्मधारय समास है। जिस समास में, जिस शब्द में समस्त पद उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का समस्त पद उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन। ठीक है, और मृग के समान नयन तो मृग नयन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? कंकाल, तितली, इरावती, पुनर्नवा। तो प्रसाद जी कहें तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो प्रसाद जी का नहीं है, इसमें से कौन सा है? तो पुनर्नवा जो है आपका राइट आंसर होगा। ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है, माने उपन्यास नहीं है। पुनर्नवा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? अगर आप दही पता है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है तो आप यहाँ पे बता ले जाएंगे। तो दही जो है खट्टा है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दही जो है वो पुल्लिंग में आता है। तो दही खट्टा है आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में दही खट्टा है शुद्ध वाक्य है। ध्यातव्य हो कि दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूध एवं दूध से बने पदार्थ हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए।
जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो उसे क्या कहेंगे? वैध कहेंगे, विषयासक्त कहेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे या विशेषज्ञ कहेंगे? जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो, कोई भी विषय हो तो उसे हम विशेषज्ञ कहेंगे। ठीक है, कोई भी विशेषज्ञ हो उसके आगे नाम जुड़ जाएगा कि हड्डी विशेषज्ञ। हाँ, तो इस तरीके से विशेषज्ञ के पहले नाम जुड़ जाएगा जिस विषय की भी जानकारी होगी, ठीक है, उसी का नाम आगे जुड़ जाएगा। देखिए इधर वाक्य खंड है और एक तरफ एक शब्द है। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है उसके लिए विशेषज्ञ शब्द प्रयुक्त होगा। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो विषयों में आसक्त है उसे विषयासक्त बोलते हैं। और जो विधि के अनुसार उसे वैध बोलते हैं। ठीक है, वैध है, अवैध नहीं। तो जो विधि के अनुसार उसे वैध बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी के सूट पर कितना खर्च आया था? रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था? 100 पाउंड, 200 पाउंड, 400 पाउंड, 500 पाउंड, कितना खर्चा आया था? तो साथियों इसमें 400 पाउंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 400 पाउंड। अगला प्रश्न है, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द बताना है, युग्म, शब्द युग्म। ठीक है, तो अनिल का मतलब क्या होता है और अनल का क्या मतलब होता है? वायु अग्नि होता है, अग्नि वायु होता है, हवा पानी होता है, आग पानी होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो बताइए, अनिल जो है, अनिल का मतलब होता है वायु। ठीक है, अनिल का मतलब हुआ वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि। तो वायु और अग्नि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वायु और अग्नि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स। दिए गए विकल्पों के आधार पर अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म वायु अग्नि होगा। वायु के पर्यायवाची शब्द हैं अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत आदि हैं। ठीक है, ये वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर तो वायु के पर्यायवाची शब्द न जानते। अब अग्नि के पर्यायवाची शब्द भी जान लेते हैं। अनल, पावक, दहन, वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, आग आदि। ठीक है, तो ये सब पर्यायवाची हैं। इन सब के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अस्थाई किसे कहा गया है? स्थान को, स्थिर को, गीत की मुख्य टेक को, गीत के शेष भाग को अस्थाई किसे कहा गया है बताइए। तो जो अस्थाई है ना, वो गीत की मुख्य टेक को कहा गया है अस्थाई। ठीक है, गीत की मुख्य टेक को अस्थाई कहा गया है। अगला प्रश्न है, इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? प्रखर, क्षीण, मंद, तीव्र। इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम बताना है। तो तीक्ष्ण शब्द का जो विलोम होगा साथियों वो होगा मंद। ठीक है, मंद होगा। आइए कुछ विलोम शब्द हैं। प्रखर का मंद होता है, क्षीण का पुष्ट होता है, तीक्ष्ण का मंद होता है और तीव्र का मंद और शिथिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 3, 2। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी इसके पहले हमने आप लोगों को बताया कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 3। कौन कौन से होते हैं ये भी बताया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, प्रश्न है, फिल्म गाइड की शूटिंग कहाँ हुई? चीन में लोंग स्टॉप जगह पर, नेपाल में लोंग स्टॉप जगह पर, पाकिस्तान में लोंग स्टॉप जगह पर, सिक्किम में लोंग स्टॉप जगह पर, कहाँ पर हुई थी? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम में लोंग स्टॉप जगह पर। ठीक है, स्टॉप को कर लीजिएगा। ठीक है, सिक्किम में लोंग स्टॉप जगह पर। तिथि शब्द का बहुवचन है। तिथि शब्द का बहुवचन है। तिथियों, तिथियाँ, तिथियाँ या तिथि। क्या होगा तिथि शब्द का बहुवचन? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है तिथियाँ। तिथियाँ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दिए गए शब्द जो है तिथि का बहुवचन रूप हो तिथियाँ होगा। जैसे नदी का नदियाँ, घोड़ा का घोड़े, बच्चा का बच्चे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुवचन बनते हैं। और साथियों ये
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और ये 45 नंबर का क्वेश्चन है। तो साथियों आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को जांच सकें। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।